यस सर, प्लीज स्टार्ट। नमस्ते सबको। स्लाइड्स दिख रही है? हाँ जी सर। नमस्ते। मैं क्षितिज प्रेमचंद सूर्यवंशी, मैं पौनी से हूँ, जो नागपुर से करीब करीब 90 किलोमीटर दूर है। प्रॉपरली वहाँ से हूँ। मैंने मेरा BA MS कंप्लीट किया है। उसके बाद 2 साल के लिए मैं मेडिकल ऑफिसर करके काम कर रहा था। उसके बाद मैं MD कंप्लीट किया मैंने गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज नागपुर से। और अभी मैं फिलहाल में असिस्टेंट प्रोफेसर सीहोर में काम करता हूँ, अगत तंत्र डिपार्टमेंट में। मैं आज आपके साथ डॉक्टर करके बात नहीं करूंगा, ना ही एक एक्सपर्ट करके बात करूंगा। मैं डॉक्टर तो हूँ, थोड़ा बहुत समझ भी जाता हूँ, बट आई एम नॉट जस्ट डॉक्टर, बट आपका फेलो वॉरियर भी हूँ। तो मैं एज अ इंटरेक्टिव सेशन करने की कोशिश करूंगा। होप मैं ज्यादा टेक्निकल टर्म यूज ना करते हुए आपके साथ जो कम्युनिकेशन के लिए जो इजी लैंग्वेज होगी वो यूज करने की कोशिश करूंगा। आज के हम इस टॉक का गोल रखेंगे कि आप अपने माइंड को कैसे प्रोटेक्ट करें व्हाइल फाइटिंग फॉर योर बॉडी। मतलब बॉडी के साथ तो हम बचपन से ही पैदा होते के साथ ही लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपका माइंड इस प्रोसेस में हाउ इट इज इम्पोर्टेंट, और आपकी मेंटालिटी, आपका परसेप्शन कैसे इम्पोर्टेंट होता है आपकी तबीयत को दिशा देने के लिए, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्लिनिकल आवा, आवाज कुछ सबको क्लिनिकल सिकल सेल क्या होता है और कैसे होता है, ये लगभग यहाँ पे मोस्ट ऑफ पेशेंट्स ज्वाइंड है। और पेशेंट्स के साथ साथ उनके केयर गिवर ज्वाइन है, कुछ डॉक्टर ज्वाइन है, तो उनको ओवरऑल आइडिया क्या होता है, सिकल क्या होता है, सिकल कैसे होता है, ये पता है। तो उसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे। हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कब से शुरू होता है सिकल होने के बाद, वो टॉपिक करने जैसे टॉपिक शुरू करेंगे। जैसे हमें पता है पैदा होने के साथ ही सिकल सेल हमारे साथ रहता है, लेकिन वो कभी लक्षण एकदम स्टार्टिंग से नहीं दिखाते। वो 6 महीने के बाद धीरे धीरे सिम्टोमेटिक होना चालू होता है। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, तो बॉडी में बाकी के लक्षण दिखा के लॉन्ग टर्म में क्रोनिक इसमें ऑर्गन डैमेज और बाकी सिम्टम्स डेवलप करता है। तो जो फ्रिक्वेंट वासोकॉन्सिव क्राइसिस होते हैं, पेनफुल एपिसोड्स होते हैं, चेस्ट सिक्वेस्ट्रेशन होते हैं, वो धीरे 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 जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी सिवियरिटी एंड ऑल बढ़ते जाता है, क्रोनिसिटी बढ़ते जाती है। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम सिकल सेल में हमें पता है एनीमिया हो गया, हिमोलिटिक एनीमिया हो गया, पेनफुल वासोकॉन्सिव क्राइसिस हो गए, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ऑर्गन डैमेज हो गए। वो ऑर्गन हर एक किस्म के ऑर्गन हो सकते हैं, मतलब सर से लेके पैर तक सभी ऑर्गन्स में सिकल सेल के लक्षण दिखाई देते हैं। इस स्लाइड्स में आप देख सकते हैं, जैसे हमारा ब्रेन है, ब्रेन से लेके पैर तक हर ऑर्गन में वासोकॉन्सिव क्राइसिस और ऑक्सीजन ढंग से ना पहुंचने के कारण डिफरेंट डिफरेंट लक्षण उत्पन्न होते हैं। कोई क्रोनिक किस्म के लक्षण होते हैं, तो कोई एक्यूट सिम्टम्स होते हैं। एक्यूट मतलब एकदम क्षणिक होने वाले, उसकी तात्काल ट्रीटमेंट करना आवश्यक होता है। क्रोनिक मतलब जो लॉन्ग टर्म में होते जाते हैं, जैसा अवास्कुलर नेक्रोसिस हो गया, या कोई किडनी रिलेटेड डिसीज हो गया, लिवर रिलेटेड डिसीज हो गया, तो वो क्रोनिक इसमें आएगा। रेटिनोपैथी हो गया, सिकल्स की वजह से होने वाली रेटिनोपैथी। ठीक है। तो ये क्यों होता है? एक विशियस साइकिल होता है। मतलब सिकल के जो आरबीसीज है, नॉर्मल आरबीसीज, हमारे आरबीसीज गोल होते हैं, लेकिन पॉलीमराइजेशन ऑफ आरबीसी, ये आप ट्रायंगल देख सकते हैं, जब पॉलीमराइजेशन ऑफ आरबीसी होता है उसके कारण इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस होता है। इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस के कारण अपने जो वेन्स है उसमें ऑक्सीजन होता है, ब्लड ऑकल्ड हो जाता है। तो उसके कारण आगे जाके ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, नहीं पाता ऑर्गन्स को, और सीवियर पेन फ्रिक्वेंटली होता है। तो ये एक अगर साइकिल ये कंप्लीट हो गया, तो ये साइकिल तोड़ पाना लगभग बहुत कठिन
रहता है। तो इसलिए एक बार पेशेंट क्राइसिस में चला गया तो ये जानलेवा साइकिल कंटिन्यू होते रहता है और हमें 5-6 दिन तक या उससे भी ज्यादा पेनफुल क्राइसिस से सफर करना पड़ता है। तो सबसे हमें पहले बचाव करना है, विशेषण हो ही ना, इसके हिसाब से हमें ट्रीटमेंट और प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाने की जरूरत होती है। तो व्हाई मेंटल हेल्थ is important in SCD. Why mental health is matters? जैसा आपको पता है, जब मेंटल हेल्थ है, एंजाइटी, स्ट्रेस, इसके कारण कॉर्टिसोल, अलग अलग स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, तो उसके कारण और वासो अपल्शन होता है, मतलब वासो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब और हमारी धमनियां जो होती है छोटी हो जाती है, तो उसके कारण जो ऑलरेडी सिकलिंग और विशियस साइकिल हो रहा था, और स्ट्रेस के कारण, एंजाइटी के कारण और वो बढ़ने की शक्यता ज्यादा रहती है। तो इस समय हमारी मेंटल स्टेबिलिटी अच्छी रही तो हम इससे रिकवर करने में ज्यादा आसान हो जाता है। सिकल सेल इजंट जस्ट अ फिजिकल, मतलब ये शारीरिक तो है, शारीरिक नहीं है ऐसा नहीं है, पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल सिकल सेल है, लेकिन इसके साथ साथ ये मेंटेलिटी पे भी अफेक्ट करता है। और मेंटेलिटी आपकी आपकी ट्रीटमेंट के लिए, आपके पूरे मतलब रिकवरी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो टेक अवे, ट्रीटिंग माइंड इज पार्ट ऑफ ट्रीटिंग पेन। मतलब एक डायलॉग है, किसी ने अगर मार्वल्स का एवेंजर देखा होगा, तो पेन इज इनएविटेबल, मतलब पेन तो होने वाला ही है, लेकिन सफरिंग इज, ठीक है। तो पेन होगा लेकिन सफरिंग अपने हाथ में है। और पेन, हम अपना माइंड ट्रिगर करेंगे, अपना पढ़ाई में पीछे चले जाते हैं, बहुत बार स्कूल छूट जाती है, तो वो एज अ डॉक्टर और एज अ पेरेंट वो कंसर्न अलग है, लेकिन पेशेंट क्या फील करता है वो बस पेशेंट को ही पता है। तो पेशेंट ने खुद का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके रखना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस क्रोनिक पेन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। और इथनिक डिस्क्रिमिनेशन, बहुत से सोसाइटी में मतलब आज भी अभी सोचा जाता है कि ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में होता है, इतनी सिटी में होता है, तो उसका डिस्क्रिमिनेशन का डर अलग रहता है, उसकी वजह से लोग पूरे बातें कह नहीं सकते। लेकिन इसके बारे में सोचने से और स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ेगी, तो ये और हमें पेन की ओर धकेलने की कोशिश करता है। डिनायल ऑफ मैरिज, मतलब शादी की चिंता, अगर प्यूबर्टी या 20 साल के ऊपर लड़का या लड़की रहा, तो आगे जाके मेरी शादी कैसे होगी, क्या होगा, उसकी चिंता अलग से रहती है। फ्रिक्वेंट ट्रेन क्राइसिस, सडन एडमिशन, कभी भी क्राइसिस आ जाते हैं, कभी एग्जाम रही, कुछ रही, एडमिट होना पड़ता है। फियर ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी, आगे जाके सर्जरी होगी, ट्रीटमेंट का खर्चा कितना आएगा, एडमिट रहूंगा, ये होगा वो होगा, फैमिली रिलेशनशिप का प्रेशर, कैरियर छूट जाता है, एजुकेशन छोड़ देते हैं बहुत से लोग। तो ऐसी बहुत से बातें हैं जो पेशेंट किसी को बता नहीं सकता, लेकिन वो अंदर ही अंदर सफर करता रहता है। बट इसको टैकल करने के लिए मेंटल हेल्थ आपकी बहुत अच्छी होना बहुत जरूरी है। इंसोम्निया मतलब नींद नहीं लगती है, रात रात भर जगा रहता है, मोबाइल देखते रहता है, इधर उधर घूमते रहता है, किसी के साथ दोस्त नहीं बनाता, तो कुछ करने की इच्छा नहीं होती, अरे यार मेरे से कुछ होगा ही नहीं, हर बारे में निगेटिव सोचते रहता है। छोटा सा कुछ हो गया, थोड़ा सा बुखार हो गया, नहीं अभी मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, क्राइसिस हो जाए, डर डर लगा रहता है पेशेंट को, हमेशा इस चीज का डर लगा रहता है। लेकिन इसके लिए, इसको ओवरकम करने के लिए पेशेंट का फाउंडेशन स्ट्रांग होना जरूरी है। मतलब ये मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस है। मिनिमम स्लीप, अगर कोई भी इंसान, नॉर्मल भी व्यक्ति ठीक से नींद ना ले, तो उसे आगे जाके अगले दिन वो 100% नहीं दे पाता। तो मिनिमम स्लीप इज नेसेसरी। हाइड्रेशन, प्रॉपर हाइड्रेशन फॉर सिकल सेल पेशेंट इज नेसेसरी। अगर हाइड्रेशन नहीं होगा, पानी नहीं पिएगा, तो हर एक
पानी नहीं पिएगा तो क्राइसिस होने की संभावना ज्यादा आगे जाके बढ़ जाती है। मोमेंट, लाइट मोमेंट इन बॉडी होनी चाहिए, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, हल्की हल्की एक्सरसाइज, नॉट नेसेसरी जिम जाना चाहिए, बहुत रनिंग मारनी चाहिए। ये हेवी एक्सरसाइजेस पेशेंट ने अवॉइड करनी चाहिए, वॉरियर ने अवॉइड करनी चाहिए। मैं कभी नहीं करता। मैं, मुझे खुद नेक्रोसिस होने के कारण मैं ज्यादा चल नहीं पाता, तो मैं लोगों को सलाह भी नहीं दूंगा, सुझाव भी नहीं दूंगा कि वो बहुत ज्यादा हेवी एक्सरसाइज करें, लेकिन लाइट एक्सरसाइजेस, योगा अवश्य करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, 15 मिनट, आधा घंटा रोज निकाले, खुद की तबीयत के लिए निकालना आवश्यक है। मेडिकेशन, जो कोई आपका मेडिकेशन है जैसे हाइड्रोक्सीयूरिया और फॉलवेट, वो रेगुलर ले, उसमें कोई गैप ना आने दे। डोंट ओवर वर्क, मतलब काम के पीछे पागल हो जाना, काम ही काम, एक काम गया दूसरा काम, दूसरा काम गया तीसरा काम। डोंट ओवर वर्क। आयुर्वेद में दिनचर्या करके एक बताया गया है। तो दिनचर्या में क्या रहता है, ब्रह्म मुहूर्त से उठने के लेके रात में सोने तक हम दिन में जो जो चीजें करते हैं वो सब दिनचर्या का पार्ट होती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सुबह के पूर्ण प्राकृत एक्टिविटीज, कंप्लीट करना, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे काम करना, जल्दी सो जाना, सुबह और जल्दी उठना, ये दिनचर्या का पालन आवश्यक होता है। ये करने से पेशेंट की हेल्थ पेशेंट की हेल्थ अच्छे रहने में मदद होती है। ठीक है। आप अपने, मतलब वॉरियर ने अपने ब्रेन को ट्रेन करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जब भी माइंड एंजाइटी में, पेन में, फियर में रहता है तो पैनिक हो जाता है इंसान। जब, और उसमें जब क्राइसिस की शुरुआत हो जाती है, क्राइसिस की शुरुआत होने के पहले पेशेंट को इंफ्यूजन आने चालू हो जाते हैं, ओरा बोलते हैं उसे, कि नहीं यार कुछ तो भी होने वाला है, समझ जाता है पेशेंट। तब पैनिक ना होते हुए पेशेंट ने रिलैक्स रहना चाहिए। जैसे पैनिक अटैक आने पे लंबी सांस लेते हैं, रोकते हैं, रोकने को बताते हैं, लंबी सांस रोक के डीप ब्रीदिंग करना है। डीप ब्रीदिंग करने से, ये एक्सरसाइज करने से अपना ब्रेन अच्छा रहता है। एक पेन डायरी मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है, मतलब क्या खाने से पेन मेरा बढ़ रहा है, क्या खाने से पेन कम हो रहा है। ये आज मैं यहाँ गया था, ये खाया, इतना काम किया, ज्यादा एक्सर्शन हुआ तो पेन, आपके जो पैटर्न है वो आपको ट्रैक करना इम्पोर्टेंट है। आयुर्वेद बताता है पुरुषं पुरुषं विक्षं, मतलब हर पुरुष की प्रकृति दूसरे पुरुष की प्रकृति से अलग होती है। मतलब जो कर रही है वो नेसेसरी नहीं है कि वो आपके काम करे। हाइड्रोक्सीरिया, हमें पता है हाइड्रोक्सीरिया सब पे काम करती है, मोस्ट ऑफ पीपल पे काम करती है, लेकिन कोई कोई पेशेंट पे हाइड्रोक्सीरिया काम नहीं करती और उसका रीजन भी पता नहीं है। तो वही आयुर्वेद बताता है पुरुषं पुरुषं वीक्षण। वैसे ही अपनी प्रकृति को जानने के लिए आप अपनी पेन डायरी मेंटेन करिए, मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और जो कुछ निगेटिव थिंकिंग मैंने जब बताया, मुझे ये लगता है वो लगता है, उसके बारे में ज्यादा ना सोचते हुए निगेटिव को पॉजिटिव से सब्स्टिट्यूट करना आवश्यक होता है। अरे यार मैं ही क्यों बीमार पड़ता हूँ, ऐसा सोचने की जगह पे ये सोचना चाहिए माई बॉडी इज फाइटिंग हार्ड, मतलब मैं, मेरी बॉडी लड़ रही है, मुझे उसकी मदद करना है। मैं ही खुद हार मानूंगा तो कैसे करेगा। आयुर्वेद का प्रयोजन बताया गया है। मैं आयुर्वेद से हूँ तो आयुर्वेद को थोड़ा बताऊंगा। एक, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, मतलब स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और आतुर, आतुर मतलब जो रोगी होता है उनके विकारों का प्रशमन करना, ये आयुर्वेद का प्रयोजन बताया है। वैसे ही सिकल में स्वस्थ, जो स्वस्थ है, पेन क्राइसिस में नहीं है, उस वॉरियर की स्वस्थ का, स्वास्थ्य का रक्षण करना इज इम्पोर्टेंट है। मतलब जब पेन होगा तब क्यूर करने से अच्छा है मैं बीमार पड़ू ही ना, मुझे पेन हो ही ना, मैं वो विशियस साइकिल में फंसू ही ना। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो ज्यादा वाटर पे पानी पीना चाहिए, लिक्विड डाइट रखना चाहिए, हेल्दी डाइट रखना चाहिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाने चाहिए, फॉलिक एसिड रिच डाइट खाने चाहिए। मूंग की शेंगा बोलते हैं, मोरिंगा, उसमें फॉलिक एसिड बहुत ज्यादा प्रमाण में रहता है।
include in your diet, what should not do. तो पैकेज फूड अवॉइड, पैकेज फूड, ज्यादा शक्कर वाली चीजें, पैकेज चीजें, बेकरी की चीजें अवॉइड करनी चाहिए। अल्कोहल, ड्रग्स, इससे दूर रहना चाहिए। जो कोई आपके हेल्थ को, मेरा पर्सनल, आपके हेल्थ को हानिकारक चीज है उससे दूर रहना चाहिए। मेरा पर्सनल अनुभव इसमें ये है, मैं पहले बहुत ज्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीता था, मतलब पेप्सी हो गया, कोका कोला हो गया, क्योंकि मेरे सर्कल में सम पीपल थे, तो उनके साथ रह के मैं कार्बोनेटेड ड्रिंक का सेवन बहुत ज्यादा करता था। लेकिन तब मेरा फ्रिक्वेंट हॉस्पिटलाइजेशन भी बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन अभी 5-6 साल हो गए, मैंने कार्बोनेटेड ड्रिंक टोटली बंद कर दी। इवन सोडा जो मिलता है बाहर 10 रुपए का या 20 रुपए का ग्लास मिलता है, वो भी बंद कर दिया। तब से मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ प्राइसेस निग्लिजिबल हो गई। तो आपकी प्रकृति आपको क्या बता रही है, उसकी डायरी मेंटेन करना बहुत आवश्यक होता है। अब धीरे धीरे लिविंग सिकल सेल के साथ रहते रहते आपको आदत हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये करूंगा तो मेरी तबीयत खराब होगी, ये करूंगा तो मेरी तबीयत अच्छी रहेगी। तो एक आपने ऐसी आदत बना लेनी चाहिए। आपके पास एक ऐसी किट होनी चाहिए हमेशा, पेशेंट के पास, होमोजाइगस पेशेंट के पास एक किट हमेशा बनी होनी चाहिए, जिसमें थर्मामीटर रहे। पेशेंट भीड़ में जाते समय हमेशा मास्क का यूटिलाइजेशन करें। एक पल्स ऑक्सीमीटर हमेशा अपने पास रखे। अब ये क्यों रखे, तो इससे मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं लगती, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। जैसे कोविड में 90 के नीचे सैचुरेशन कम हो गया, तो हम एडवाइस करते थे कि आप जल्दी से जल्दी एडमिट हो जाइए। कोविड का पल्स ऑक्सीमीटर बहुत लोगों के पास अभी भी घर में पड़ा होगा, तो वो डब्बा ढूंढिए और वो अपनी पीठ में रखिए। स्पायरोमीटर, अब स्पायरोमीटर की एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए, तो अपने लंग का जो डायफ्राम होता है, लंग की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए स्पायरोमीटर का यूज करना इज गुड। अगर स्पायरोमीटर आपके पास ना हो, तो वो फूगे होते हैं, उसे फुलाने की कोशिश करते जाइए, हफ्ते में 2-3 बार करते जाइए। इससे आपकी लंग कैपेसिटी बिल्डअप होगी। और साथ में टैबलेट्स, टैबलेट्स में क्या क्या रखोगे आप, एनाल्जेसिक, एंटासिड, पेन किलर्स, पीसीएम, एक वोमिटिंग की, मतलब ठीक है, आप बीमार पड़ोगे तब डॉक्टर के पास जाओगे, लेकिन आपको अगर छोटे से भी बीमारी का इंट्यूजन हो रहा है और आप वो अवॉइड करना चाहते हो, वो विशेष साइकिल में नहीं फंसना चाहते, तो आप अपनी तबीयत की जिम्मेदारी पेशेंट ने खुद पे लेना आवश्यक होता है। मैंने स्वराज की डिमांड किया था, स्वातंत्र का डिमांड किया था। ऐसे ही अभय बंग सर बोलते हैं कि आरोग्य स्वराज। तो मैं सिकल से बाकी पेशेंट के लिए पता नहीं, लेकिन सिकल पेशेंट के लिए आरोग्य स्वराज इज इम्पोर्टेंट थिंग। आरोग्य स्वराज मतलब क्या, मुझे लगता है अगर हर पेशेंट ने, हर वॉरियर ने खुद की तबीयत की जिम्मेदारी खुद ही संभाल ली, तो वो स्वतंत्र हो जाएगा। और मिनिमम, मतलब बहुत ज्यादा पेन क्राइसिस में जाने से अच्छा वो जल्दी से जल्दी घर पे ही ट्रीट हो जाएगा। लेकिन जब अगर घर घर में ट्रीट ना हो रहा हो, मतलब उसके सिम्टम्स कम नहीं हो रहे हो, तो उसे हॉस्पिटलाइज होना इज नेसेसरी है। मतलब प्राइमरी केयर घर में कुछ नहीं करना चाहिए, बाद में अगर नहीं हो रहा है आराम, तो बाद में ही शुड बी हॉस्पिटलाइज। साथ में वाटर बॉटल, मार्कर, एंड आई विल ऐड हियर इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपको लग रहा है आप क्राइसिस में जाओगे, तो पानी और इलेक्ट्रोलाइट पियो। सलाइन लगाने से अच्छा है पहले ओरली जितना ले सकते हो लो। अगर निपट गया, बला टल गई, विशेष साइकिल नहीं हुआ, पेन क्राइसिस नहीं हुआ, रात भर निकल गई, अगर कुछ नहीं हुआ, तो यू आर ऑल ओके। सिकल डायरी मेंटेन करना आवश्यक है। ये मोस्ट ऑफ आपको पता होगा, ट्रांसफ्यूजन, हाइड्रोक्सीरिया, एनाल्जेसिक, इम्यूनाइजेशन इज इम्पोर्टेंट, हाइड्रोक्सीरिया। सिकल केयर के मामले में, मतलब सिकल सेल के ट्रीटमेंट के मामले में 4 मेन पिलर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज सपोर्टिव केयर, देन सिम्टोमेटिक केयर, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव केयर।
सपोर्टिव में क्या कर सकते हैं, स्वास्थ्य की रक्षा करना, विकार होने ही नहीं देना। अगर पेन हुआ तो मेडिसिन रखना, अगर ज्यादा पेन हो रहा है प्रिवेंटिव में हाइड्रोक्सीरिया वगैरह बाकी की चीजें आ जाएंगी। और क्यूरेटिव में आएगा जो सिकल की मतलब जेनेटिकली आपकी बीमारी जड़ से खत्म कर दे। तो उसमें तीन तीन ही ऑप्शन है, एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट, एक जीन ट्रांसप्लांट, एक स्टेम सेल थेरेपी। तो आपने बोन मैरो और बाकी के बारे में मोस्टली सुना होगा। ये डिप्टीजन मैम का फ्लो चार्ट है, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ये सिकल का आज तक का ये जर्नी बताता है, मतलब 1910 में वर्ल्ड वाइड जर्नी बताता है। 1910 में फर्स्ट सिकल पेशेंट वाज रिपोर्टेड। उसके बाद 88 इयर्स तक कुछ कोई दवा नहीं थी, बस चालू था। फिर 1988 में हाइड्रोक्सीरिया का इन्वेंशन हुआ, एफडीए ने अप्रूव किया। बाद में 20 साल निकल गए। 20 साल बाद एल ग्लूटामिन करके एक ड्रग इंट्रोड्यूस हुआ, बाद में और दो चार ड्रग आए 2019 में, लेकिन वो बाहर ले लिए गए। 2023 में जीन थेरेपी इंट्रोड्यूस हुई, लेकिन जीन थेरेपी का एक पेशेंट आई थिंक डोंगरे सर अगर ज्वाइन होंगे तो वो मिल भी चुके हैं, वो पेशेंट से वो पूरी तरीके से क्योर हो गया है और वो स्वस्थ लाइफ जी रहा है। लेकिन वो करोड़ों के प्राइसिंग में है, लेकिन इंडिया में ज्यादा पेशेंट होने के कारण इंडिया एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन अभी मतलब पिछले महीने ही मैं खुद को खुशनसीब समझता हूँ कि नासिक की वजह से मुझे जाने का चांस मिला। और 19/11/2025 को इंडिजीनस जीन थेरेपी CSIR IGIB ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के साथ मिलकर लॉन्च किया है। हमें जल्दी ही पता चलेगा कि उसके प्री क्लिनिकल ट्रायल चालू हो जाएंगे। मोस्टली एनिमल स्टडीज हो गए हैं 2-3 साल में। आई थिंक 2-3 पेशेंट, पहले भारतीय पेशेंट के ट्रीटमेंट बिरसा 101 ये इंडिजीनस जीन एडिटिंग टेक्निक से हो जाएगा। हम उसको ये करते हैं, शुभेच्छा देते हैं वो साइंटिस्ट को, आगे जाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। अब ये एक और है स्लाइड, टर्निंग एडमिशन इनटू रिकवरी। मतलब एडमिट तो होने वाले हो, ऐसा नहीं कि एडमिट कभी नहीं होगे। कभी ना कभी पेन ज्यादा होगा, आपको एडमिट की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आपने रेडी रहना आवश्यक है। इसके लिए गो बैग चाहिए आपके पास, वाटर बॉटल, जैकेट, सॉक्स, चार्जर, मेडिकल फाइल, कुछ खाने के लिए भी, आपके पूरी जो हिस्ट्री है। ऐसा नहीं कि अभी मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ और मेरे पूरे डॉक्यूमेंट घर में भूल के जा रहा हूँ, तो ऐसा भी नहीं चाहिए। वहां पे ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर है, उनको आपकी हिस्ट्री की जरूरत होती है। तो आप अपनी पूरी मेडिकल फाइल आपके साथ लेके जाना आवश्यक है। और साथ ही साथ मेरा एक पर्सनल सुझाव है, कंफर्ट आइटम। मतलब आप अगर बुक पढ़ते हो तो बुक लेके जाइए, हेडफोन लेके जाइए। वहां पे एडमिशन वार्ड में भर्ती हो तो जोर जोर से गाने मत बजाइए, हेडफोन, मोबाइल, जिससे आपको कंफर्ट होता है, जिससे आपको रिलैक्स होता है। क्योंकि वहां पे अगर एक बार अपन एडमिट हो गए तो आपको पता है, मुझे पता है, 2-4 दिन जाने ही वाले हैं। तो उससे अच्छा कंफर्ट जोन का जो कुछ सामान है वो लेके जाइए। अब ड्यूरिंग स्टे ट्रस्ट योर मेडिकल टीम। मतलब जो कोई डॉक्टर है, जो कोई नर्स है, उन पे ट्रस्ट कीजिए, चिल्लाइए मत, डोंट शाउट एट देम, टॉक विद देम। मतलब अच्छे से फ्रेंड्स बनाइए, क्योंकि आपकी और उनकी ट्यूनिंग जमेगी तो कोई डॉक्टर अपने पेशेंट का बुरा नहीं करेगा। जब पेशेंट की और डॉक्टर की ट्यूनिंग जमेगी तो वो आपके लिए भी अच्छा होगा, तो उनके लिए भी अच्छा होगा। डॉक्टर्स भी बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो इजी लाइफ, मतलब इजी लाइफ जी रहे हैं, वो 24-24 घंटे तक काम करते रहते हैं। ये भी चीजें आपने समझना चाहिए। वहां पे भी मतलब एडमिट रहने पे भी एक रूटीन फॉलो करना आवश्यक है। थोड़ा सा प्राणायाम के लिए टाइम निकालिए, रेस्ट ज्यादा कीजिए। लेकिन और पोस्ट डिस्चार्ज के बाद, मतलब डिस्चार्ज हो गया, आज डिस्चार्ज हो गया और मैं कल काम पे जा रहा हूँ, फिर से कल स्कूल जा रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं करना है। रेस्ट इज मैंडेटरी। आराम कीजिए, एक एक दो दिन की रेस्ट कीजिए। अगर बाद में अच्छा लग रहा है तो काम पे जाइए। ट्राई कीजिए वर्क फ्रॉम होम करने का, होम स्कूलिंग करने का बच्चों के लिए। पेरेंट्स ने, ऐसा नहीं है कि आज डिस्चार्ज हो गया कि बेटा तू कल स्कूल जा, ऐसा मत करिए। यू आर नॉट अलोन।
आप अकेले नहीं हैं, कोई भी पेशेंट अकेला नहीं है। वी आर नॉट अलोन। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट, डोंट आइसोलेट योरसेल्फ। आप अकेले मत रहिए, फ्रेंड्स से बात कीजिए, फैमिली से बात कीजिए, भाई से बात कीजिए। ऐसा नहीं है आपकी चिंता सब करते हैं, बस आपने खुल के बोलने की जरूरत है। मैरिज और रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए मैं बताऊंगा, बी अपफ्रंट। कुछ बातें छिपाइए मत कि नहीं शादी हो जाएगी बाद में मैं बताऊंगा, सिकल सेल है करके, नहीं तो नहीं बताऊंगा। The right partner will choose you, will value you, and will be with you despite your health. वो आपके साथ रहेगा। अगर आपके साथ नहीं, आप छुपा के कुछ शादी या कुछ कर रहे हो, तो वो आगे जाके आपके रिलेशनल बिजनेस पे समस्याएं उत्पन्न करेगा। कम्युनिटी में इन्वॉल्व रहिए, पेशेंट सपोर्ट ग्रुप में इन्वॉल्व रहिए, आजू बाजू के पेशेंट देखिए। पेशेंट एक में के सुख दुख के साथी है। व्हाट्सएप पे, एनजीओ में, नास्को में, जैसे छत्तीसगढ़ की अपना सिकल केयर फाउंडेशन है, उनका टीम बनाइए। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में अपना अपना ग्रुप बनाइए, कभी कभी मंथली मीटिंग करते जाइए। कैसा पेन शेयर होगा तो हिम्मत आएगी, दूसरे के बारे में समझेंगे। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है, मुझे पता ही नहीं है, ये मेरा ही साथ हो रहा है, वो पहली बार ही होता है। ऐसा मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है, मेरे साथ बीत चुका है। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं बीता है, आपके साथ बीत चुका है, बहुतों के साथ बीत चुका है। जो पेरेंट्स अभी पेरेंट्स सुन रहे होंगे, मतलब उनके बच्चे छोटे होंगे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट खुद पे नहीं करना है। ऐसा है, हम गलतियां करके खुद भुगत चुके हैं और सीख चुके हैं। तो जरूरी नहीं है हर गलती खुद करके खुद ही सीखना, जरूरी नहीं है। दूसरों की गलतियों से भी सीख के अपन ने सबक लेना जरूरी होता है। तो अगर डॉक्टर बोल रहा है हाइड्रोक्सीरिया लीजिए तो लीजिए, दूसरे पेशेंट से पूछिए। दूसरे पेशेंट अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, अगर कुछ नई बात मतलब सीकल के अलावा कुछ और बस पता चल रहा है, तो अपने नजदीक के फ्रेंड्स से या सीकल ग्रुप से, डोंगरे सर से, नेहा मैम से सलाह लीजिए। अपने बहुत से इतने लोग हैं डॉक्टर से, खुद सिकल डॉक्टर से, वो आपको हमेशा गाइड करने के लिए अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। सेल्फ यू, मैं आई एम नॉट द सिकनेस, आई एम अ पर्सन विद अ कंडीशन। मैं तो इंसान हूँ ना, मैं थोड़ी सिकनेस हूँ। कुछ तो भी हुआ है मेरे साथ, इसलिए मैं क्यों नाराज हूँ। तो और सोसाइटी का प्रेशर छोड़ दीजिए। सोसाइटी को कोई काम धंधा नहीं रहता, वो हमेशा दूसरों को प्रेशर देते रहते हैं। तो इग्नोर सोसाइटी प्रेशर, आपको जो करना है, जो मेंटली अच्छा लगे, जो करना है, जो सूथिंग लगे वो करिए। ठीक है। माय पर्सनल गिव अवे, नेवर लूज हो। मेरे खुद के 2 सर्जरी हो गए हैं, 2-2 4 महीने में हॉस्पिटल था सर्जरी के लिए। उसके अलावा कई बार हॉस्पिटलाइजेशन, मेनी ऑफ यू डिड हॉस्पिटलाइजेशन। क्लोज इनकाउंटर्स भी बहुत हुए थे। फॉलो योर रूटीन, एक रूटीन बनाइए। डोंट लेट पेन डिक्टेट लाइफ, मतलब पेन को आपकी लाइफ डिक्टेट मत करने दीजिए। मैंने पहले ही बोला था, पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज, तो डोंट सफर। और कोई हैरी पॉटर का फैन होगा, मैं तो मूवीज का बहुत ज्यादा फैन हूँ। तो वहाँ पे हैरी पॉटर का एक सीजन है, हाफ हैरी पॉटर एंड हाफ ब्लड प्रिंस। तो मैं तो खुद मेरा ब्लड, वो तो फिक्शन था, लेकिन मेरा ब्लड तो हाफ ही है। तो मैं लिखता था मेरे बुक पे कि दिस बुक बिलोंग्स टू हाफ ब्लड प्रिंस। तो टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। एक्सेप्ट सिकल सेल एज योर कंजॉइंट ट्विन, मतलब जोड़ा भाई है या परछाई है। इसे एक्सेप्ट कीजिए, इससे भागिए मत। जब आप एक्सेप्ट करेंगे, उसके साथ जीना सीख लेंगे, तब आपकी लाइफ हैप्पी और अच्छी होगी। लिव अ पर्पसफुल एंड फ्लरिशिंग लाइफ। कुछ तो भी हेतु बनाइए, ध्येय बनाइए अपने लाइफ में, आपको क्या करना है। सीकल तो रहेगा, छोड़ दीजिए। सीकल है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा पॉसिबल, ऐसा करना अच्छी बात नहीं है, और ये मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगा। एक आपका लाइफ का पर्पस बनाइए, और अच्छी हैप्पी पर्पसफुल फ्लरिशिंग जो खिल उठे बगीचे जैसी, ऐसी लाइफ जीने की कोशिश कीजिए। पेन आएगा जाएगा बट डिटर्मिनेशन विल स्टे। आपका निर्धार कैसा है, आपका आपकी थिंकिंग कैसी है, वो हमेशा रहेगी। पेन आएगा जाएगा, वो कंटिन्यू रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है। व्हाट वी आर वॉरियर्स,
सब वी आर योद्धा, हम अपनी बैटल खुद लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहना पड़ेगा। सिकल सेल इज पार्ट ऑफ अस, नॉट होल ऑफ अस, ओनली पार्ट ऑफ अस। रिपीट, आई कैन हैंडल इट, आई विल हैंडल इट। इमरजेंसी में वेट मत कीजिए, डोंट वेस्ट टाइम। आपको लग रहा है इट इज इमरजेंसी, देन गो, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में जाइए और एडमिट हो जाइए। डोंट हेजिटेट टू काउंसिल। अगर काउंसलर के पास नहीं जा रहे हो तो दोस्त से बात कीजिए, दोस्त से बात नहीं हो रही हो तो पेशेंट ग्रुप से बात कीजिए, पेशेंट ग्रुप तैयार कीजिए, हर महीने में, हर 2 महीने में मिलते जाइए, बीच बीच में डिस्कशन होते जाएगा तो आपका भी मेंटल स्ट्रेस कम रहेगा। मेंटल स्ट्रेस कम रहेगा तो हेल्दी रहने में आसानी होगी। कॉल टू एक्शन, स्टे हाइड्रेटेड, स्टे पॉजिटिव, स्टे कनेक्टेड। We are not alone. We are strong community around the globe. अब around the globe, we are strong community. We are strong community in India. पहले संपत रामटे के थे, हम छोटे छोटे थे 2001 में, तब हमारी कम्युनिटी महाराष्ट्र में बनी थी। 2017 के बाद नेशनल लेवल पे थोड़ी एक्टिविटी बढ़ी, लेकिन अभी ऐसी बात है कि होल ऑफ द वर्ल्ड इज लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया फॉर सिकल सेल। मतलब इंडिया जो कुछ कर रहा है वो पूरे वर्ल्ड में कभी नहीं हुआ है, ना होगा। और पूरे वर्ल्ड की सिकल सेल की रणनीति, मतलब एक्शन प्लान, इंडिया तय करेगा। बिरसा 101 लॉन्च हुआ है, हम आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो सक्सेस हो जाए और बाकी की भी हो, बाकी की भी प्रगति उस पे हो। लेकिन तब तक हमें अच्छे से पॉजिटिव, हाइड्रेटेड एंड कनेक्टेड रहना है। तो वी आर स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी अराउंड द ग्लोब, नॉट ओनली इन इंडिया। एंड दिस माय स्लाइड्स आर नाउ स्टॉप। मतलब मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, मे भी ज्यादा बड़ा हो गया होगा प्रेजेंटेशन। आई विल ट्रिब्यूट टू लेट पद्मश्री श्री संपत रामटेके सर एंड माय फादर Professor Premchandra Suryavanshi and whole my family for being back at me. We are not alone. These all are inspiration, all are warriors. रुचिता मैम हो गए, नेहा हो गई, ललित सर हो गया, स्वाति मैम हो गई, डोंगरे सर तो आप जानते ही है क्या कर रहे हैं सबके सिकल सेल के लिए। ये मेरा सपोर्ट ग्रुप है, मेरे दोस्त है, सभी सिकल सेल वॉरियर है। एक आरबीआई में है, शादी हो गई है, 2 अच्छे अच्छे बेटे हैं। सुदर्शन भाई है, इनका मोबाइल का शॉप है बर्डी में, नागपुर का प्रीमियर एरिया है। एक हमारे कुणाल भैया है, वो चाइनीज की दुकान चलाते हैं। तो आप जो कुछ कर रहे हैं अच्छे से कीजिए, पॉजिटिव होके करिए, बेस्ट विशेष फॉर दैट एंड स्टे कनेक्टेड। ये बिरसा 101 लॉन्च हुआ था तो नासको के तरफ से मैं और देश के 35 लोग के करीब हम लोग गए थे 15-11 को, मतलब अभी 1 महीना होने का ही है। अभी धीरे धीरे इसके बारे में न्यूज़ आएंगे, आप पढ़ना। FN-Cas9 विल बी द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ इंडिया इन जेनेटिक थेरेपी। ठीक है, दिस इज मी। मतलब मैं डॉक्टर तो हूँ, आपको बताया। ये 2016 का पिक है नीचे वाला लेफ्ट साइड का, जब संपत रामटेके सर महाराष्ट्र में मोर्चे निकालते थे हिवाड़ी अधिवेशन में। डोंगरे सर और मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम मिले थे। ये गडकरी जी ने 2-4 महीने पहले मेरा सम्मान किया था। ये कोविड के टाइम मैं पीपीई किट पहन के टेस्ट कर रहा था। आई वॉज वन ऑफ द कोविड योद्धा ऑल्सो, बट मेरे पास कोविड में काम करने की सर्टिफिकेट नहीं है, बाकी काम तो किया एज अ मेडिकल ऑफिसर। और मुझे घूमने का शौक है, मैं घूमते ही रहता हूँ इधर उधर। सो डू व्हाट यू वांट टू डू। और ऑफ कोर्स पेशेंट हूँ तो ये मेरे ऑपरेटिव के समय का है, जब मैं जीएमसी नागपुर में ऑपरेट था, तब भी मैं दोस्त, मतलब वहाँ के डॉक्टर मेरे दोस्त थे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट है। तो थैंक यू सो मच। Thank you very much, Dr. Saab. Great, Dr. Saab. Thank you. Thank you very थैंक much, यू। sir. यस, अगर ज्यादा आई थिंक लंबा हो गया होगा। नहीं नहीं सर, दैट वाज फाइन। बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन था। आपने मेंटल हेल्थ और हमारी हेल्थ को कैसे मैनेज करना है वो काफी अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन किया।
हाँ, अब मैं चाहूंगी कि हमारे ऑडियंस में से किसी को क्वेश्चंस हो तो वो बिल्कुल एक एक करके क्वेश्चंस अपना हैंड रेस करके पूछ सकते हैं सर से। हाँ क्षितिज सर नमस्ते, मैं सचिन बात कर रहा हूँ। मैं हाँ देख सर। रहा था, मैं प्रोग्राम का काफी वेट कर रहा था आपका, और आपने जो स्लाइड बनाया काफी अच्छी तरीके से बनाया है। थैंक यू ये सर। प्रोग्राम मैं देखा स्टार्ट होते ही काफी लोग ज्वाइन कर चुके थे, 25-30 लोग ज्वाइन कर चुके थे, क्योंकि वो जानते थे कि एक सिकल सेल का जो दर्द है वो एक सिकल सेल वॉरियर ही समझ सकता है, और उस हिसाब में आपने जो स्लाइड बनाई बहुत अच्छी बनाई। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, हाइड्रोक्सीरिया आप कितनी बार लेते हो सर? मतलब सुबह शाम कैसा? सर हाइड्रोक्सीरिया एक्चुअली आपके वेट के हिसाब से डिपेंड करेगा। 15 तो हर पेशेंट के, जैसे मैंने आयुर्वेद का एक श्लोक बताया था, जब पुरुषं पुरुषं वीक्षण, हर पुरुष की प्रकृति, पुरुष मतलब उसमें मेल भी आ गया फीमेल भी आ गया, तो उसकी प्रकृति डिफरेंट है। अगर मुझे एक गोली में काम कर रहा है तो हो सकता है सेम वेट के आदमी को 2 गोलियां लगे। तो हर एक की प्रकृति डिफरेंट डिफरेंट वर्क करेगी। उस हिसाब से आपके पेशेंट, आप खुद पेशेंट है सर? हाँ पेशेंट हूँ मैं कुछ। हाँ, तो आपके हिसाब, आपका वेट कितना है? 58। आप अभी कितना हाइड्रोक्सीरिया ले रहे हो? और 2 टाइम्स ले रहा है, मॉर्निंग और इवनिंग, दो बार। और और आपका एज भी मेंटेन है उसमें? हाँ मेंटेन। तो अगर मेंटेन है तो कंटिन्यू कीजिए। बस हर 6 महीने में, हर 3 महीने में एक बार सीबीसी रिपीट करवाते जाइए। अच्छा जिस सोडा जो बाइट। डोज आप जो जो डोज आपको सूट कर रहा है, जो डोज आपके बॉडी को सूट कर रहा है, वो कंटिन्यू करिए। बस मैं इतना ही बोलूंगा। अच्छा उसके हाइड्रोक्सी के साथ में और क्या क्या लेना चाहिए? जैसे फॉलिक एसिड हो गया, सोडा बाइकार्ब लेना है, या फिर और देखिए, फॉलिक एसिड, सोडा बाइकार्ब एट द टाइम ऑफ क्राइसिस इज मस्ट। आप डेली लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं लेंगे तो भी चलेगा। उस बाकी आप अपनी हेल्थ डाइट अच्छे से रखते जाइए। आमलकी लीजिए, च्यवनप्राश लीजिए, अश्वगंधा लीजिए। जो जो हेल्थ को बूस्ट करते हैं वो चीजें आप ले सकते हैं। अश्वगंधा टैबलेट ले सकते हैं, हर्बल प्रोड्यूस है। और मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के कारण वो आपको सजेस्ट भी कर सकता हूँ। लेकिन आप वहाँ पे प्रॉपरली एक आयुर्वेदिक क्लिनिशियन को दिखाएंगे तो अच्छी बात है। और आपकी अगर तबीयत मेंटेन है तो आपने जो चालू है कोर्स वो कंटिन्यू रखिए, और प्रिवेंटिव अप्रोच पे ध्यान दीजिए बस। और ये एल ग्लूटामिन कैसे लेना है सर, कुछ जानते हैं उसके बारे में बताएंगे थोड़ा? वो आपको हेमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा। हर पेशेंट अगर हाइड्रोक्सीरिया पे सस्टेन है तो एल ग्लूटामिन विल नॉट बी एडवाइजेबल। बट आप आपके हेमेटोलॉजिस्ट से संपर्क कीजिए। अगर वो बोलते हैं ग्लूटामिन पे शिफ्ट हो जाइए तो शिफ्ट हो जाए। जैसे मैंने जब इस स्लाइड दिखाया है, जो 1908 से लेके अब तक का स्लाइड था, तो उसमें 1988 में हाइड्रोक्सीरिया आया था। बीच में और 2-3 ड्रग आए, लेकिन वो मार्केट से वापस भी ले लिए उन्होंने, पता भी नहीं चला। लेकिन इंडिया में अभी भी आई थिंक कुछ जगह पे चल रहा है। तो इट इज बेटर, व्हाट इज सेफ अंटिल नाउ वो आप लीजिए। और हेमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए अगर आपको दूसरी ट्रीटमेंट पे शिफ्ट करना हो तो। अच्छा कभी कभी स्मॉल पेन क्राइसिस होता है जैसा हैंड वगैरह का, तो वो हम घर पे पेन किलर टेबलेट लेके भी कभी कभी ठीक हो जाता है। इतना है कि 7-8 दिन लेना पड़ता है, तो वो ठीक है क्या वैसा लेना, छोटा मोटा क्राइसिस है तो? छोटा मोटा क्राइसिस है या कुछ है, 3-4 दिन तक लिए तो चलेगा। मतलब वो विशियस साइकिल तक नहीं जाने, मैंने जो साइकिल स्टार्टिंग में बताया, अगर वी कैन प्रिवेंट दैट विशियस साइकिल देन यू कैन टेक एनाल्जेसिक। बट ये भी ध्यान रखिए कि मैं खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मुझे अवैस्कुलर नेक्रोसिस हुआ तब पेन इतना ज्यादा था, मतलब मुझे नींद नहीं आती थी, पैर ऐसे उठा के सोना पड़ता था। दिन में पूरा एड्रेनलिन फ्लो रहता था तो पेन का पता नहीं चलता था, लेकिन काम करने के आने के बाद मतलब नींद नहीं लगती थी। मैंने 6 महीना कंटिन्यू एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर लिया, डाइक्लोफेनाक। लेकिन मैं खुद डॉक्टर होने के कारण मुझे पता है कि वो अल्टीमेटली जाके अपने आपकी किडनी को इफेक्ट करेगा, मेरी किडनी को इफेक्ट करेगा। तो धीरे धीरे मैंने वो टैपर किया और अभी नहीं लेता। अभी वो पेन की आदत भी हो गई है बोलना। तो ऑलरेडी मेरा एक टीएचआर हो चुका है, मेरा दूसरा एवियन है, लेकिन आई डोंट टेक पेन किलर। अगर
बहुत जरूरी है तो लूंगा। ट्राई टू टेक पीसीएम इफ पॉसिबल। अगर पीसीएम से नहीं हो रहा है तो फिर बात की इसमें। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। हेलो, गुड इवनिंग सर। आई एम स्वाति फ्रॉम मध्य प्रदेश। आपने बहुत जी अच्छे से स्वाति जी। समझाया आपने। सर मेरा क्वेश्चन था, जैसे आपने बोला कि कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्रेसिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो कई बार ऐसा होता है कि वॉरियर्स खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, भले ही उनकी फैमिली सपोर्टिव है, फ्रेंड सपोर्टिव है, सराउंडिंग्स भी अच्छा है, बट कई बार हमें खुद ही मेंटली इतना बर्डन लगता है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स क्या ही शेयर करें। तो सर ऐसे में क्या साइकाइट्रिस्ट को विजिट करना इज हेल्पफुल, या फिर हम कुछ और ट्राई कर सकते हैं? प्लीज एडवाइस। देखिए स्वाति जी, आप जो क्वेश्चन पूछ रही हैं वो मैं खुद भी भुगत चुका हूँ। नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब तक आप शेयर नहीं करेंगे, आपका मन हल्का नहीं होगा, तब तक आपके माइंड में वो चीजें चलती रहेगी। स्ट्रेस, एंजाइटी, वो साइकिल 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 घूमता रहेगा। तो उसके कारण एक स्टडी हुई थी, मैंने ये स्लाइड में इंक्लूड नहीं किया क्योंकि बहुत बड़ी स्टडी हो जाती। उन्होंने 3 ग्रुप में माइस लिए, मतलब चूहे लिए, और एक को अकेला छोड़ दिया, एक को पार्टनर के साथ छोड़ दिया, और एक को फ्रेंड्स के साथ छोड़ दिया, और सबको सिकल वाले माइस थे। तो जो अकेला था उसका सफरिंग और पेन का ड्यूरेशन ज्यादा था जब क्राइसिस था तो। और जो पार्टनर के साथ था, मतलब हैप्पी था, तो उसका रिकवरी टाइम जो रहता है, मतलब स्ट्रेस इंड्यूस वो उनके डिटर्मिनेंट्स रहते हैं उसके हिसाब से। तो जो हैप्पी माइस था उसका वो जल्दी रिकवर हो जा रहा था, और जो ग्रुप वाला था वो थोड़ा जल्दी रिकवर हो जा रहा था। सबसे जल्दी हैप्पी माइस था। तो वही सेम चीजें अपने साथ भी हैं। अगर आप स्ट्रेसफुल रहेंगे तो वो दिक्कत जाएगी आपको, या वॉरियर को, कोई भी वॉरियर है। हर चीजें घर वालों के साथ शेयर, अगर घर वाले सुनते होंगे तो अच्छी बात है, फ्रेंड्स सुनते होंगे तो अच्छी बात है। यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ पेशेंट सपोर्ट ग्रुप हु कैन मीट एंड टॉक एवरीथिंग, क्योंकि बहुत सी चीजें हम सबको नहीं बता सकते। अगर नहीं हो तो बिल्कुल काउंसलिंग की हेल्प लीजिए, उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। मेंटल हेल्थ इज अटमोस्ट इम्पोर्टेंट। अब तक तो निग्लिजिबल ही है, मतलब पेन पेन पेन, सब पेन पे ही बात करते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ ऑफ सिकल सेल पेशेंट्स आर इज इम्पोर्टेंट। जी सचिन जी, मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव आल्सो ट्राइड। मतलब आपका माइंड रिलैक्स होने में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो ट्राई कीजिए मेडिटेशन से। लेकिन अगर काउंसलिंग की आपको लग रही होंगी, उससे भी रिलैक्स, मतलब कुछ बातें शेयर ही करना पड़ता है। मेडिटेशन के अलग अलग प्रकार आते हैं, तो मेडिटेशन अवश्य कीजिए, वो बहुत हेल्पफुल होता है। लेकिन उससे भी ज्यादा आपको लग रहा है देयर इज नीड ऑफ काउंसलिंग, देन गो फॉर काउंसलिंग। सर आई वुड लाइक टू ऐड, जैसे सचिन जी ने बोला विपස්සना के लिए, बट बहुत से वॉरियर्स जैसे एवीएन से भी डील कर रहे हैं, तो सर जैसे 10 डेज का कोर्स है, वहाँ हमारे पास फोन भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। मैंने भी रजिस्टर करा था, आज ही मेरा जाने का था, बट ड्यू टू माय हेल्थ कंडीशन मुझे कैंसिल करना पड़ा। तो सर जैसे अगर हम 10 डेज के लिए जा रहे हैं, हम कंटिन्यू सिटिंग कर रहे हैं, तो ये अगर हमारे एक फिजिकल पेन को और इंक्रीज कर रहा है, तो व्हाट वी नहीं कैन नहीं, डू होगा अबाउट। जरूर जरूर, मुझे भी ऐसा ही लग सचिन रहा सर, है। हाँ। सचिन सर, कैन आई? हाँ, स्वाति जी, आपका बोलना ठीक है। आपको लग रहा होगा 3 दिन नहीं जा पाओगे, कुछ होगा कुछ नहीं होगा, तो आप ट्राई कीजिए पहले 3 दिन वाला विपस्सना शिविर अटेंड करने का। बाद में आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, और वहाँ पे बैठने के लिए चेयर्स अवेलेबल रहते हैं, ऐसा नहीं कि पंगत मार के ही बैठना पड़ता है। तो इट इज कंफर्टेबल एज व्हाट यू आर कंफर्टेबल विथ, आई थिंक। ओके सर। Good evening, sir. My name is Hemant Khatarkar. I am from मध्य प्रदेश। सर ओके सर। मेरा एक आपसे ये क्वेश्चन है कि मतलब जो जैसे अपने पैरों के एड़ियों के ऊपर का जस्ट मतलब बोन होती है, तो वो सर मतलब ज्यादातर वहाँ क्राइसिस होते हैं, दर्द करता है, तो इसके लिए सर मतलब क्या उपाय करना चाहिए? आपके एडीओ पे ही क्राइसिस होती है या बाकी भी जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं? नहीं सर, बाकी जॉइंट तो पेन नहीं करते हैं, कभी वीकनेस टाइप का लगता है, मतलब जैसा सुस्ती टाइप का,
लेकिन एड़ियों के ऊपर का मतलब जो बोन है वो ज्यादातर दर्द करती है। जनरली मतलब ठंड के समय में सुबह सुबह मतलब इस पे ज्यादा असर देखने को मिलता है। देखिए, मैं एज अ आयुर्वेदिक एंड दोनों पर्सपेक्टिव से बात करना चाहूँगा। सिकल में क्या होता है, क्यों कोई जॉइंट इन्वॉल्व होता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन प्रॉपरली पहुँच नहीं पाता है ड्यू टू वैसोकल्चर। अगर रिपीटेटेड ऑक्सीजन नहीं पहुँचे उस जगह पे, मतलब कोई भी जगह पे, बॉडी की किसी भी जगह पे, अभी आपके एड़ियों में हो रहा है, लेकिन बॉडी की किसी भी जगह पे अगर ऑक्सीजन नहीं पहुँचे तो वहाँ इस्चेमिया हो जाएगा, मतलब वहाँ का सेल डेड होना चालू हो जाएगा। तो इसके कारण भी वहाँ पे इस्चेमिक सेल हो सकता है, इनफैक्ट हो सकते हैं छोटे-छोटे, उसके कारण भी पेन्स हो सकते हैं। लेकिन आप बोल रहे हैं कि कभी-कभार ही होता है, तो ट्राई टू वियर सॉक्स, थोड़ा तेल वगैरह, मतलब ब्लड सर्कुलेशन कीजिए, स्नेहन-स्वेदन कीजिए, और जमे तो एक बार ऑर्थोपेडिक्स को दिखा सके तो दिखाइए, नहीं तो फिर बाकी चिकित्सा भी। अब पंचतत्व बस्ती कुछ बोन इन्वॉल्वमेंट हो गई होगी तो आयुर्वेदिक पंचतत्व अस्थि पोषक बहुत अच्छा है, तो उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन ट्राई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैं फिर एक बार बोलूंगा, जरूरी नहीं है जी कि सर। कुछ हो रहा कुछ हो रहा है तो दवाई ही लेनी पड़े। तो प्रिवेंट कीजिए, सॉक्स पहनिए, गर्म कपड़े पहनिए। भोपाल में ठंड अभी ज्यादा है, मैं खुद जी भोपाल सर। में अभी सीहोर में पढ़ा रहा हूँ, तो ठंड बहुत ज्यादा है। प्रिवेंशन इज बेटर देन इनर पीस पहनिए, थर्मल पहनिए, अंदर पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। थैंक यू वेरी मच सर। और दिल्ली के जो कार्यक्रम था मैं उसमें आया हुआ था, मैं भी शामिल था सर उस कार्यक्रम में। अरे ओके। थैंक यू हाँ सर। मयूर थैंक यू। सर, बोलिए सर। ये हमारे मयूर सर है, ये खुद एक वॉरियर है। ही ऑल्सो इज अ डॉक्टर, ही इज माई सीनियर। यस क्षितिज सर, तुम आपला सॉरी अपना कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, आपका वेबिनार। आपने काफी अच्छी तरह से एक सभी पॉइंट्स क्लियर किए हैं जो हमारे वॉरियर्स को हमेशा तकलीफें होती है, और जो जो उनके सामने सवाल आते हैं वो सभी का आपने बहुत अच्छे तरीके से समाधान किया है। मुझे जितनी अपेक्षा थी उससे काफी कम वॉरियर ज्वाइन हुए हैं। मुझे लगा था कि आप जिस तरीके से एक्टिव है आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स और सिकल सेल वॉरियर सपोर्टिव ग्रुप में, उस हिसाब से तो मुझे लगा था कम से कम 100-150 लोग ज्वाइन होना चाहिए। और उसका उस हिसाब से आपका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा था। तो थैंक यू मैं सर। एक चाहूंगा कि आप फिर से एक सेशन क्रिएट करें, इसी टाइप से एक वेबिनार ले। जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं, आप हो सके तो जितने वॉरियर है वो आपके जितने दूसरे वॉरियर्स है उनको थोड़ा सा इस मामले में अवेयर कराएंगे कि एक और सेशन लेने के लिए। और उसमें सर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप थोड़ा जो गवर्नमेंट से अपने को फैसिलिटीज मिलती है, क्या क्या फैसिलिटीज अपने को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से मिलती है, इसके बारे में अपनी स्लाइड शायद नहीं बनी है इसमें। और क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, प्लस जो अभी न्यू थेरेपीज आई है, जैसे आप दिल्ली गए थे सेमिनार वहाँ का अटेंड किए, वहाँ क्या क्या आपको इन्फो मिली है न्यू जीन थेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी, इसके बारे में उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन। बाकी सब तो आपको हेमेटोलॉजिस्ट ही बताएंगे, बट आप वहाँ जाके जो जो आपको पता चला है न्यू नॉलेज इसके बारे में, सिकल सेल के बारे में, वो आप एक नया सेशन ले, ऐसी मेरी अपेक्षा रहेगी। और प्लस जो अपना सिकल सेल का कार्ड बनता है गवर्नमेंट के तरफ से, जो अभी ऑनलाइन बनाया जाता है स्मार्ट कार्ड, उसके बारे में भी थोड़ा सा एक जानकारी देंगे वॉरियर्स को, तो एक अच्छा उनके लिए सहूलियत रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी ओवरऑल आपका प्रेजेंटेशन सर बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा मुझे आपका सेमिनार सुन के। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू मयूर सर। सर, जैसा कि आप बोले कि बहुत कम लोग ज्वाइन हुए हैं, लेकिन ये जो सेशन है वो बाद में जाके नास्को के और मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड होगा। तो वहाँ पे भी लोग, मतलब जो रिपीट बाद में आने वाले हैं, वो देखते रहते हैं। और ऐसे सेमिनार हर 7 तारीख को 7 बजे होते रहते हैं, नास्को कंडक्ट करता है। इस बार नेहा जी ने छत्तीसगढ़ स्टेट की तरफ से मुझे इनवाइट किया था, तो इसलिए मैंने, और एक टॉपिक लिमिटेड था तो मैं हर पर्सपेक्टिव कवर नहीं कर सका,
नहीं तो महाराष्ट्र का डाटा और बाकी अलग था, लेकिन यहाँ पे छत्तीसगढ़ और एमपी के पेशेंट ज्यादा थे कनेक्ट होने वाले. सो आई फोकस्ड ऑन this also, but you can check NASCO's YouTube channel and there are lot of videos about the schemes जो चल रही है. एम्स में क्या हो रहा है, एम्स नागपुर में क्या हो रहा है. और रही बात CSIR IGIB की, तो आई विल ट्राई टू क्रिएट अ वीडियो and a slide for the what happened during launch of Birsa 101 and how that works. आपका सजेशन मैं सुनूंगा सर. थैंक यू. सर आप एवियन से खुद गुजर चुके हैं, तो एवियन की रोकथाम के लिए कुछ उपाय योजना बताइए हमें प्लीज. देखिए, मुझे हाइड्रोक्सीरिया के बारे में डॉक्टर होते हुए भी बहुत लेट पता चला. मैंने बहुत लेट हाइड्रोक्सीरिया स्टार्ट किया. शायद मैं हाइड्रोक्सीरिया अर्ली स्टेज में स्टार्ट करता तो मेरा एवियन नहीं होता, लेकिन ठीक है, हो गया हो गया. तो प्रिवेंशन में मैं ये बोलूंगा कि अगर एक बार हो गया है तो वो इरिवर्सिबल चेंज है. मतलब देयर आर 2-3 ऑप्शंस, डिकम्प्रेशन, सर्जरी और बाकी चीजें. लेकिन हो ही ना इसके लिए प्रयास करना बहुत जरूरी है. लेकिन एक बार हो गया तो वो ज्यादा प्रोग्रेस ना हो, ये ट्राई करना जरूरी है. डिकम्प्रेशन यू कांट डू दैट, बट आयुर्वेद में पंचतिक्त क्षीर बस्ती हो गए, विद्याकर्म हो गया, प्राणायाम हो गया. आपकी मूवमेंट क्या कितनी हो रही है, वो जॉइंट की, वो इम्पोर्टेंट है. मैंने खुद तो 3-4 साल बाद, मतलब 2013 में मेरा एवियन डायग्नोस हुआ, 16 में मैंने सर्जरी कराई. लेकिन मैं सर्जरी के बाद में सोचता हूँ कि शायद मैंने सर्जरी ना कराई होती तो अच्छा होता. उसके बाद मुझे सेकंड भी एवियन हुआ, लेकिन आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं उसकी सर्जरी नहीं कर पाऊंगा. तो सर्जरी इज नॉट ऑप्शन. अगर एवियन है तो ट्राई टू कीप द ओरिजिनल जॉइंट एज लॉन्ग एज पॉसिबल. नकली नकली ही होता है, असली असली ही होता है. पेन की आदत वॉरियर्स की नहीं है, ऐसा मुझे लगता है. मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हर पर्सन के अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं. इसमें कैल्शियम लेना चाहिए सर. बिल्कुल, कैल्शियम, विटामिन D3 लीजिए. हाँ दीपक कोई जी, बोलिए आप. नेहा टाइम है ना नेहा मैम? Yes, sir, we can go. ओके ओके हाँ, ठीक है. sure. नहीं आप मुझे बता दीजिएगा कि कब सेशन क्लोज करना है. बिल्कुल सर, अभी सबके क्वेश्चंस ले लेते हैं, उसके बाद फिर ठीक है. ओके. हाँ दीपक, अगर कोई क्वेश्चन नहीं होगे तो फिर कंक्लूड कर सकते हैं नेहा मैम. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग. डॉक्टर क्षितिज सर, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. हाँ डोंगरे सर. गौतम डोंगरे फ्रॉम निशांत वासे सर फोन. येस सर, आय सॉ यू सर. तुम्ही सोबत आहात. हाँ. तो सर बस इतना कहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत अच्छा सेशन हुआ और इतनी जानकारी एक अपने अनुभव के साथ आपने सबसे साझा की. और आज हमारे सिकल सेल छत्तीसगढ़ फाउंडेशन, जो कि सिकल सेल केयर फाउंडेशन है, उसके पहले वेबिनार को आपने हिस्टोरिकल बनाया सर. इसके लिए मैं पूरे नेस्को टीम, छत्तीसगढ़ टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर. और शुभकामनाएं देता हूं नेहा जी को और टीम को कि सिकल केयर फाउंडेशन इसी तरह से सिकल सेल अवेयरनेस और उसके एजुकेशन के लिए काम करे. इन शुभकामनाओं के साथ, क्योंकि मैं और निशांत जी बड़वानी MP में आए हुए हैं मीटिंग के लिए, इसलिए थोड़ा लेट ज्वाइन हुए, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे. बट इट वाज वंडरफुल और थैंक यू सो मच सर, हम दोनों की तरफ से. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच डोंगरे सर. आपकी वजह से मेरी बाकियों के साथ पहचान हुई. और थैंक यू सो मच नेहा मैम फ्रॉम सिकल केयर फाउंडेशन छत्तीसगढ़ फॉर इनवाइटिंग मी. और मुझे ये चांस मिला कि ये मेरा पहला लेक्चर है और आपका पहला सेमिनार है. आपने मुझे ये चांस दिया, मैं भी खुद को खुश नसीब समझता हूँ. और मैंने पूरी तरीके से प्रयास किया कि मैं इजी लैंग्वेज में अपने पेशेंट भाइयों के साथ, बहनों के साथ अपनी जर्नी शेयर कर सकूं. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल्सो नेहा मैडम और सिकल केयर फाउंडेशन. आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड NGO called Prem Foundation
which actually जैसे आपने मेरे परिचय में लिखा था budding social change maker, तो पीपल फॉर रिसर्च इन एजुकेशन एंड मेडिसिन, और मेरा पर्पस है पहले तो सिकल बाद में बाकी लेके चलना। तो आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू डू जस्ट लाइक यू। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू एंड थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच गौतम सर टू। आपने ज्वाइन किया, हमें बहुत अच्छा लगा आप थोड़ा सेशन सुने। और क्षितिज सर ये सेशन काफी अच्छा रहा, काफी वंडरफुल था, काफी नॉलेजेबल था। और जैसे कि आपने इजीली बताया सारी चीजें, वो बहुत काबिले तारीफ थी सर। और जैसे कि हमारे फाउंडेशन का ये पहला साथ साथ है, तो हम आगे बिल्कुल आपके साथ वापस से जुड़ेंगे। हम वापस से आपके विचार जानना चाहेंगे। दीपक जी, आप सुन पा रहे हो मुझे? आपने फिर से रेज हैंड किया है। यस मैम। हाँ, आप प्लीज अपने क्वेश्चन पूछ लीजिए सर से। हेलो हेलो हाँ हाँ मैम, हाँ दीपक जी। आई एम ऑडिबल? यस यस। सर जैसे आयुर्वेदिक दवाई और हाइड्रोक्सी यूरिया लेते समय कुछ टेस्ट करवाना चाहिए या फिर अपन डायरेक्ट ले सकते हैं? अभी गवर्नमेंट की तरफ से मेरे पास एक आयुर्वेदिक दवाई आई है, तो मैं उसे अभी नहीं ले रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि हेमेटोलॉजी डॉक्टर या फिर ऐसे कोई डॉक्टर से कंसल्ट लूँ, तो ये कैसा रहेगा सर? थैंक यू सर। आपका हाइड्रोक्सीरा अभी चालू है? यस सर, अभी चालू है। अभी दो टेबलेट लेता हूँ 500 mg की। बंद करो ना, मैं कैसे और मेंटेन है सब? यस हीमोग्लोबिन सर। वगैरह मेंटेन है? ओके। और ये सर गोलियां आपको किसी हीमोग्लोबिन एक मिनट, ये आयुर्वेदिक गोलियां जो है ये किसी डॉक्टर ने दिए हैं या गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब कैसे आई है? तो विदाउट चेकअप किया हुआ दवाइयां है या कैसे, ये जानना चाहूंगा। और सर जैसे मुझे गवर्नमेंट का जो आयुष विभाग ऐसा कुछ बोल रहे थे, वहाँ से कॉल आया हुआ था, और जो अपनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रहती है उन्होंने मुझे दिया सर। और बोला उन्होंने कि गवर्नमेंट के तरफ से आपका लिस्ट आया था सिकल सेल करके, तो हम आपको ये दे रहे हैं, ऐसा बोल रहे थे सर। एक्चुअली वो कौन सी दवाई है वो मैं पहले जानना चाहूंगा, क्योंकि अगर रस औषधि होगी तो आई विल बी प्रिकॉशस टू डू रस औषधि, क्योंकि आयुर्वेद में दो तरह की दवाइयां होती हैं, रस औषधि और काष्ठ औषधि। तो काष्ठ औषधि में सेवन कर सकते हैं एज ए इम्यूनिटी बूस्टर वगैरह, लेकिन रस औषधि अगर लॉन्ग टर्म तक ले तो शायद से कभी डैमेज हो सकता है। तो आंगनवाड़ी वर्कर दे रही है इसलिए लेना आई विल नॉट सजेस्ट। अगर आयुष डॉक्टर ने दिया होगा, प्रिस्क्रिप्शन होगा, तो आप ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार केएफटी करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और आप मेरा नंबर आई थिंक आपके पास होगा, तो वी कैन टॉक ऑल्सो। शायद से नहीं हो, यू कैन ज्वाइन मी ऑन क्षितिज सूर इंस्टा, लिंक्डइन एंड ट्विटर। वहां से ले लीजिएगा, KSHITIJSUR मतलब क्षितिज सूर। यू कैन ज्वाइन। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो मैं ट्राई करता हूँ कि सिकल पेशेंट के लिए हमेशा अवेलेबल रहूं, नहीं तो आप मैसेज डाल सकते हैं। एक्चुअली सॉरी सर, मैं यूट्यूब के अलावा कोई अभी जो सोशल मीडिया ऐप है वो यूज नहीं करता हूँ, तो ठीक है, मोबाइल थोड़ा उसकी वजह से। आप डोंगरे सर या कोई एमपी वाले होंगे, उनसे मेरा नंबर ले लीजिए। जी, आप ना स्वाति मैम से कोऑर्डिनेट कीजिएगा। हाँ हाँ, उनके पास है ना? जी, उनसे मिल जाएगा आपको। यस मैम, यस। ओके ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो हम ले सकते हैं प्लीज, उसके बाद हम क्लोज करेंगे। एक या दो क्वेश्चन आई थिंक हो गए हैं। ओके। नेहा जी। यस यस सर, प्लीज। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते क्षितिज सर, बहुत ही अच्छा आपका सेशन रहा और बहुत ग्राउंड जीरो लेवल से आपने अच्छे से बहुत ही सरल भाषा में समझाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और टीम नास्को और सिकल केयर फाउंडेशन का ये फर्स्ट हमारा जो साथ था,
एकदम रोकिंग रहा। उसके लिए नेहा जी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं, और क्षितिज सर आपने बहुत अच्छे से समझाया, उसके लिए आपको भी बहुत सारा धन्यवाद हम सभी लोगों की तरफ से। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आज हमारे साथ 3-4 स्टेट से लोग जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़। तो मैं सभी लोगों का धन्यवाद करूंगी कि आपने समय निकाला और ज्वाइन किए, और साथ ही साथ मैं क्षितिज सर का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सर। ये सेशन काफी वंडरफुल था। आई होप लोग सभी आपकी बातें याद रखेंगे और उसको अपनी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो फिर सर अभी चलो। क्वेश्चन नहीं है तो हम क्लोज करते हैं। ओके, थैंक यू टू ऑल। गुड नाइट ऑल। थैंक यू फॉर लिसनिंग।